अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन सैलवी मौज़ूफ़ अगर मैं खुश आमदीद जनाब हाफ़िज़ दवाखाना के तैयार करदा मुजरब नुस्खे ही दुरुस्त ठहरे हैं। और ये बात अब इस बात की हकीकत को अब तस्लीम कर लिया गया है कि जनाब अगर आगे बढ़ना है तो हाफ़िज़ साहब ने जिन बीमारियों की तशख़ीस की है उन बीमारियों का इलाज किए जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इलाज भी किया जाएगा हकीम हाफ़िज़ साहब के नुस्खों के ऐन मुताबिक और उसके ऊपर किसी तरह की डिविएशन नहीं होगी। इलाज उनका होगा, मरीज़ उनके पास होगा, तरीक़ाकार उनका होगा, इलाज वो अपनी मर्ज़ी से करेंगे, नताइज वो आपकी मर्ज़ी के देंगे। 100% बंदा ठीक ठाक करके आपके हवाले किया जाएगा। इसके ऊपर अब किसी तरह की कोई डेविएशन नहीं होगी। कैसे, ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल है। और सवाल ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि वो तमाम लोग जो इस वक्त जो हाफ़िज़ दवाखाना है उसके बिलमुकाबले को अपनी हट्टी शट्टी बना के बैठे हुए हैं, उनका क्या बनेगा? वो क्यों मरीज़ों को अपनी तरफ खींचने के लिए और ख़ास तौर पर एक मरीज़ को जो है ना वो किसी भी तरीके से अपनी हट्टी से हटने की इजाज़त नहीं दे रहे और उसको अब उनकी हट्टी से हटाने के लिए कौन सा फार्मूला अप्लाई किया जाएगा, ये एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है। इसको भी आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन उससे पहले एक और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है, उसका जिक्र करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आज सुबह पंजाब ख़ास तौर पर मुल्क के दीगर हिस्सों में भी, लेकिन पंजाब में बारिशों ने अन्नी मचाई हुई थी। खौफनाक किस्म की बारिशें हुई हैं और उसके नतीजे में अच्छा खासा नुकसान भी हुआ है, जानी नुकसान भी हुआ है, माली नुकसान भी हुआ है। लेकिन उससे बढ़कर जब सुबह सुबह आज जो है ये ख़बर मिली कि जनाब रात के अंधेरे के अंदर इसहाक डार साहब ने कार्रवाई डाल दी है और उन्होंने जनाब बिजली के जो नर्ख हैं उसके अंदर इजाफ़ा कर दिया है। जो नेपरा की तरफ से जो तजावीज़ दी गई थी उन तजावीज़ को एज़ इट इज़ एक्सेप्ट कर लिया गया है और ख़ास तौर पर इस मरतबा ये जो बिजली की कीमतों में इजाफ़ा किया गया है इसके अंदर जो लाइफ लाइन कंज्यूमर्स हैं उनको भी इस रगड़े के अंदर शामिल कर दिया गया है। तो यकीन जाने इस बात का एहसास हुआ कि वाकई हम स्टोन एज की तरफ जा रहे हैं जहाँ पर हर एक दिन कोई ना कोई एक ऐसी खबर लेकर हमारे सामने आता है जहाँ पर ये बात सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि जनाब कि ये रियासत क्या वाक़तन मेरे और आपके दुख दर्द का मुदावा करने की अहलियत रखती है। क्योंकि जिस वक्त ये खबर चल रही थी उसी वक्त एक नोटिफिकेशन भी सोशल मीडिया के ऊपर ज़ेर गर्दिश था जहाँ पर पंजाब के तमाम असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर्स और कमिश्नर्स के लिए 0 मीटर गाड़ियाँ ख़रीदने के लिए 2 अरब 25 करोड़ रुपए यानी 2.25 अरब रुपए मुख्तस कर दिए गए थे। और इसके अंदर जो तकलीफ़ दे बात है वो ये है कि इनमें से जो बेशतर गाड़ियाँ जो ये रिप्लेस करना चाहते हैं वो गुज़िश्ता साल ही इन्हीं अफसरान को अनायत की गई थी, यानी 1 साल के अरसे के दौरान वो गाड़ियाँ अपनी मुद्दत पूरी करके एक्सपायर भी हो गई और इन जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं इनकी शान अभी तक अंग्रेज़ दौर के अंदर ही मौजूद है जहाँ पर वो हम पर हुकूमत करने आए थे और उसके लिए वो हर एक तरीक़ाकार इस्तेमाल कर रहे थे। अब भी ऐसी ही सिचुएशन है। किसी को इस बात का अंदाज़ा नहीं कि ये जो 2.5 अरब रुपए सिर्फ अफसरान की गाड़ियों पर इस्तेमाल किए जा रहे हैं, फिर उनके पेट्रोल्स के ऊपर इस्तेमाल किए जा रहे हैं, फिर उनको बिजली पानी गैस की जो सहूलतें दी जा रही हैं उसके एवज़ ये हमको क्या दे रहे हैं, हमारी ज़िंदगी के अंदर कौन सी आसानियाँ पैदा कर रहे हैं? सिफ़र। इसका जवाब है सिफ़र सिफ़र सिफ़र। और अगर आप इसको टॉप टू बॉटम देख लें, वो तमाम लोग जिनकी ज़िम्मेदारी पाकिस्तान के अवाम को इंसाफ फ़राहम करना है, क्या वो मुझे और आपको इंसाफ फ़राहम कर रहे हैं? वो तमाम लोग जिनका ज़िम्मेदारी मेरे और आपके जानो माल की तहफ़्फ़ुज़ है, चाहे वो वर्दी वाले हैं या वर्दी वाले के बग़ैर हैं, क्या वो अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी कर रहे हैं? वो तमाम लोग जिनकी ये ज़िम्मेदारी है कि वो मार्केट्स के अंदर कीमतों को मुस्तहकम रखें और किसी भी तरह की कार्टेलाइजेशन की इजाज़त न दें, क्या वो इदारे अपना काम पूरा कर रहे हैं? क्या वो इदारे जिनकी ज़िम्मेदारी है कि वो स्मगलिंग की रोकथाम करें? आज भी सलीम साफ़ी ने एक ट्वीट शो किया था जो ईरान के बॉर्डर की है तस्वीर, जहां पर गाड़ियों की एक लंबी कतार स्मगल्ड शुदा पेट्रोल और डीजल लेकर बलूचिस्तान में दाखिल हो रही है। तो इसका मतलब यह है कि अगर ये तस्वीर, इस तरह की चीज़ें सलीम साफ़ी को मिल सकती हैं तो पाकिस्तान की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस को नहीं मिल सकती। यकीनी तौर पर मिल सकती हैं, लेकिन एक गाड़ी का आना अलग बात है, सैकड़ों गाड़ियों का वहाँ से गुजरना और एक ही लम्हे पर गुजरना, इस बात का वाज़ेह सबूत है कि ये सब कुछ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के नाक के नीचे उनके आशीर्वाद के ज़रिए हो रहा है। लेकिन यहाँ पर भी रोकना, इन चीज़ों को भी जो है वो काबू पाना, ये जो है वो जिन लोगों की ज़िम्मेदारी है वो ये सारे काम अंजाम नहीं दे रहे। और तो और कि यहाँ पर तो सिचुएशन इस हद तक बिगड़ चुकी है कि
वो तमाम लोग जो नेक नीयती, ईमानदारी, खुलूस के साथ अपना काम करने पर या अपने ड्यूटी सर अंजाम देने की कोशिश करते हैं, उनको लोग अहमक और पागल कहते हैं। नहीं यार, तुसी की करी जा रहे हो, आपने अकेले ही को ठेका बनाया हुआ है, आपने इस मुल्क को बचाने का ठेका लिया है। ये इस तरह की जुमलेबाजी मेरे और आपके सामने हर जगह पर थोड़ों पे की जाती है। वो लोग यहाँ पे कहते हैं जनाब यहाँ पर वो 2 लोग ही कामयाब हैं, सिर्फ 2 लोग, एक जिनका फुदू लगा हुआ है और बाकी आपको पता ही है। उसके अलावा यहाँ पर कोई और बंदा कामयाब नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो सिचुएशन जिस हद तक हम लेके चले जा रहे हैं, ये पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है। और हमारे पॉलिटिशियन जब तकरीरें करते हैं, जैसे आपसे कुछ देर पहले मैं तकरीर दे रहा था शहबाज शरीफ साहब की, तो वो इस बात पर नदामत का इजहार करने की बजाय कि जनाब ये बदकिस्मती से ये सारे सख्त फैसले मुझे लेने पड़ रहे हैं। इमरान खान साहब अगर 37 रुपये लीटर पेट्रोल की बचत के जो है कम कीमत पर फ़रोख्त करके अपने लिए पॉलिटिकल माइलेज हासिल ना कर रहे होते, IMF के प्रोग्राम पर अमल दरामद कर रहे होते, तो शायद इस वक्त हम इस महंगाई की चक्की में ना पिस रहे होते। लेकिन इसके बावजूद मैं ज़िम्मेदारी कबूल करता हूँ, इस पर अफसोस का इज़हार करता हूँ और ये वादा करता हूँ कि जनाब अगर मुझे अगली मरतबा मौका मिलेगा तो आपको इससे निजात दिलाऊंगा। बनिस्बत इसके वो ये कहते हैं कि जनाब इलेक्शन आ रहे हैं, इलेक्शन की तैयारी करें, जो जीतेगा हमें उसका फ़ैसला कबूल होगा। भाई ये आपके लक्षण हैं इलेक्शन में जाने वाले, ये आपके लक्षण हैं इलेक्शन जीतने वाले, ये आपके लक्षण हैं इलेक्शन के लिए इवन जाकर लोगों से वोट मांगने वाले। अगर इन लक्षणों से, इन तरीक़ाकार से, इस तरह लोगों की गुर्बत का, लोगों की मजबूरियों का, लोगों के मसाइल का मजाक उड़ा कर अगर आपने वोट लेना है तो भाईजान साढ़े हाथ जुड़े, माफ़ कर दो, इससे बढ़कर और कोई बात नहीं की जा सकती। क्योंकि ये बात कहने की वजह है कि वो तमाम लोग जो इस सारे क्राइसिस के ज़िम्मेदार हैं, आज वो अपने घरों के अंदर अय्याशियाँ कर रहे हैं। कौन उनको हाथ लगा रहा है? शौकत तरीन को किसी ने पूछा? अब्दुल हफीज़ शेख अब भी, इस वक्त भी जाकर निगरान वज़ीर-ए-आज़म के इंटरव्यू दे रहा है। किसी ने कुछ पूछा? जो इमरान खान साहब की इकनॉमिक टीम थी, हमाद अज़हर, अभी तक लोग इसको गिरफ्तार नहीं कर सके। असद उमर अभी भी दंदनाता फिर रहा है। किसी ने पूछा कि भाई तुम क्या करते रहे हो, तुम्हारी क्या जिम्मेदारी थी, क्या तुमने अपना रोल प्ले किया? सबसे बढ़कर इमरान खान। किसी ने पूछा उससे कि भाई ये तुमने जो IMF के साथ प्रोग्राम को सैबोटाज किया था, इसको ख़राब किया था अपनी पॉलिटिकल माइलेज के लिए, तो ये तुमने जो असरात छोड़े हैं पाकिस्तान की इकानमी पर, तुम्हारे ऊपर आर्टिकल 6 का इसके ऊपर मुकदमा लगना चाहिए। लेकिन किसी ने पूछा? नहीं पूछ सका। और उसके बावजूद ये कि हम आज भी इस बात के दाई हैं कि जनाब हमसे बड़ा जो है वो इस मुल्क का खैर खा और कोई नहीं है। इस पर सिर्फ और सिर्फ अफसोस का इजहार किया जा सकता है। और इसके बाद भी अगर हाफिज़ दवाखाने पर जाने की ज़रूरत पेश आए तो इसका मतलब यह है कि वही असली और जेन्युइन हकीम है जहाँ पर दवाएं मिलती हैं और उन्हीं दवाओं से इलाज किया जा सकता है। और इसीलिए अब हाफिज़ दवाखाने की अफादियत वो सब के सामने आयां होती चली जा रही है। और ये जो हाफिज़ दवाखाने ने मुजर्रब नुस्खे कुछ ईजाद किए हैं या तैयार किए हैं, ख़ास तौर पर पाकिस्तान को इस क्राइसिस से बाहर निकालने के लिए, उसके ऊपर तवज्जो देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। क्योंकि ये बात अपनी जगह पर मौजूद है कि पॉलिटिकल सिस्टम ही मुल्क को लेके आगे बढ़ सकता है। इस हकीकत में भी कोई इनकार नहीं है कि जमहूरियत ही सबसे बेहतर इंतकाम है मुझसे और आपसे, अगर उन्होंने लेना है तो। मैं ये नहीं कह रहा कि ये नारा जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है, उनके ऊपर कोई तनकीद कर रहा हूँ, लेकिन इस जमहूरियत की आड़ में जो इंतकाम लिया जाता है वो वोटर्स और सपोर्टर्स से लिया जाता है। इसके अलावा ये जो जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है, ये ना किसी ब्यूरोक्रेट से लिया जाता है, ना किसी जज से लिया जाता है, ना ही किसी जर्नैल से लिया जाता है, ना ही मरात याफ्ता तबके से लिया जाता है, ना ही किसी वडेरे से लिया जाता है, ना ही किसी इंडस्ट्रियलिस्ट से लिया जाता है। इंतकाम लिया जाएगा उस आम वोटर से जो एक बिरयानी के डब्बे को बेचारा एक वक्त की अपनी भूख ख़त्म करने के लिए इनको वोट देता है। एनीवेज, इस बीमारी का अगर इलाज करना है तो इस बीमारी का इलाज DHAs या बैरियर टाउन बनाना नहीं है, ख़ासतौर पर मेरे और आपके मसाइल महंगाई। इसके लिए अगर हमने करना है तो हमें ओरिजिनल ग्राउंड्स पे वापस जाना पड़ेगा, पाकिस्तान की हकीकी पोटेंशियल को सामने लेके आना पड़ेगा। और पाकिस्तान का हकीकी पोटेंशियल, पाकिस्तान का जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो है। पाकिस्तान का प्रॉपर्टी सेक्टर नहीं है, रियल स्टेट सेक्टर नहीं है। ये तमाम सेक्टर्स पाकिस्तान के इस बैकबोन को नुकसान पहुंचा रहे हैं, इसको फ़ायदा नहीं पहुंचा रहे। तीसरा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो पाकिस्तान के लिए इस वक्त सबसे ज़्यादा
रेवेन्यू को जनरेट कर सकता है वो है पाकिस्तान का माइनिंग शोबा। और माइनिंग के ज़रिए अगर हम मिनरल्स को इकट्ठा कर लेंगे, मादनियात को इकट्ठा कर लेंगे, तो वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो गए। और तीसरा है सियाहत। ये तीन चीज़ों के ऊपर अगर फोकस कर लिया जाए तो पाकिस्तान इस सारे के सारे क्राइसिस से बाहर निकल के आ सकता है। एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ साथ अगर हम वैल्यू एडिशन जो एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ है, मिसाल के तौर पर अगर किसी एरिया के अंदर, रहीम यार खान के अंदर जो है कपास, वो बहुत ज़्यादा उगती भी है, और ये जो इस एरिया के अंदर उगने वाले ये जो कॉटन एरियाज़ हैं, यहाँ से बनने वाली कॉटन ही पूरे मुल्क के अंदर ना सिर्फ टेक्सटाइल सेक्टर को खड़ा करती है, बल्कि पाकिस्तान के जो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स हैं उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो इसके साथ साथ इस से रिलेटेड जो वैल्यू एडिशन सर्विसेज हैं वो यहाँ पर जनरेट की जा सकती हैं, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान का अंदर से रेड टेपिज़म का ख़ात्मा किया जाए। ये जो इकनॉमिक फैसिलिटेशन काउंसिल बनी है जिसके अंदर चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब मौजूद हैं, ये शायद इसी मकसद के लिए तश्कील दी गई है। और इसके लिए जो आज वज़ीर-ए-आज़म साहब ने अपनी तकरीर के अंदर जो बात की है वो इससे मैं इसको सेकंड करता हूँ। उनका ये कहना था कि जनाब ये जो हमारे इस वक्त क्राइसिस आया हुआ था, इस क्राइसिस से बाहर निकालने के लिए और ख़ास तौर पर IMF के साथ डील में 3 ममालिक ने और चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ ने बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया, जिसके अंदर चाइना शामिल है, जिसके अंदर सऊदी अरेबिया शामिल है, जिसके अंदर कतर शामिल है, और उसके साथ साथ चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ की जो मेहनत है वो शामिल है। और उसके साथ साथ जो फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स होने जा रही हैं, जो अगस्त के अंदर तकरीबन कोई 5.6 बिलियन डॉलर के इन्वेस्टमेंट के मुआहदे होने जा रहे हैं, वो इस बात की तरफ इशारा करेंगे सिर्फ अगस्त में। उसके बाद दिसंबर के अंदर इन्हीं मुआहदों का एक दूसरा फेज़ भी आएगा जहाँ पर तकरीबन 22 बिलियन डॉलर के मुआहदे होने हैं। तो इसका मतलब ये है कि कुछ डेवलपमेंट्स यहाँ पर हो रही हैं, लेकिन ये जो डेवलपमेंट्स हैं ये इस वजह से इम्पॉर्टेंट हैं कि ये फौरी तौर पर ये एग्जीक्यूट होंगी। और ये जो इकनॉमिक फैसिलिटेशन काउंसिल के अंदर जिन प्लान्स का चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ ने जिक्र किया था, एग्रीकल्चर और माइनिंग और IT और टूरिज़म, इनके ऊपर अगर फोकस कर लिया जाएगा तो फिर ही ये सारे के सारे मसाइल हल होंगे। सियासत अपनी जगह पर, सियासत के लिए जो दीगर मामलात हैं वो अपनी जगह पर चल रहे हैं। इमरान खान साहब, दीगर शहबाज शरीफ वगैरह वगैरह, ये इस वक्त इर्रेलेवेंट हैं। इस वक्त सबसे बड़ा और इम्पॉर्टेंट इशू है मुझे और आपको इस शक्ल से, इस शिकंजे से निकालना। और इस शिकंजे से निकालने के लिए बहसीयत मजमूई हमें अपने करैक्टर के अंदर तब्दीली लाना होगी। हमें ख़ुद इस बात को तस्लीम करना होगा कि दुरुस्त क्या है, गलत क्या है, इकॉनमी को आगे बढ़ाने के लिए किस हद तक हमने जाना है, और ये गैर ज़रूरी रियायतें जो पाकिस्तान के जजेस, जनरल्स, ब्यूरोक्रेट्स, मराद याफ्ता दीगर तबकात हासिल कर रहे हैं, इन तमाम की मराद का ख़ात्मा करना पड़ेगा। तभी जो एक आम आदमी है वो और बाकी जो लोग हैं उनके दरमियान जो फ़र्क है वो ख़त्म होगा। और इस फ़र्क को ख़त्म करने के लिए जो हंगामी नौयत के इक़दाम ज़रूरी हैं। अदरवाइज़ ये खलीज अगर बढ़ती चली गई तो फिर जो नुकसान है वो शायद इतना ज़्यादा हो जाए कि कंट्रोल से बाहर निकल जाए। उस नुकसान को अवॉइड करना चाहिए, ख़ास तौर पर आज के इस फैसले के नतीजे में जो बिजली महंगी होने के नतीजे में सामने आ रही है, क्योंकि इसका ताल्लुक़ हर एक कंज्यूमेबल के साथ है, हर एक उस चीज़ के साथ है जो मैं और आप इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब यह है कि हर एक चीज़ की कीमत में एक नया इजाफ़ा होने जा रहा है। बिजली के 1 यूनिट कीमत में इजाफे का मतलब यह है कि हर एक चीज़ की कीमत में इजाफ़ा, और महंगाई का ये जो नया सुनामी आएगा ये महफूज तो इससे नहीं रहा जा सकता। दुआ है कि शायद इसके असरात कम अज़ कम रहें मेरे और आप तक। अपनी राय को ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।